Hello everyone. So today we are going to start chapter number 4, A Truly Beautiful Mind, from the book Beehive of class 9th. A Truly Beautiful Mind is not a story or is not written by any writer because it is an autobiography of the great scientist Albert Einstein. Alright? So we'll get to know about him, the important aspects or events of his life from his young days, means when he was a child, till he died. Who do you think of when you hear the word genius? Genius का मतलब क्या होता है? An exceptionally intelligent person. तो जब आप ये genius सुनते हो तो आपका दिमाग क्या सोचता है? Who is a genius? What quality do you think a genius has? और genius कौन होता है? Genius इंसान में कौन कौन सी qualities होती हैं? We shall now read about a young German civil servant. तो उसने आज से लगभग 100 साल पहले 1905 में इस दुनिया को हिला के रख दिया था, क्योंकि उसने हमारी सोच किस किस बारे में, द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, लाइट, इलेक्ट्रोडायनामिक ऑफ मूविंग बॉडीज और एनर्जी के बारे में हमारी समझ को ही बदल के रख दिया था. Formed the name Einstein into a synonym for genius. तो जब भी मतलब ये दोनों नाम सिनोनिम हो गए थे. आइंस्टीन, जीनियस, मतलब जीनियस कहो तो आइंस्टीन होता है, आइंस्टीन कहो तो जीनियस होता है. ठीक है, इसका मतलब ये जो साइंटिस्ट हुए एल्बर्ट आइंस्टीन, ये एक जीनियस थे. ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलेक्चुअल और इंटेलिजेंट पर्सन. 50 years after his death, Albert Einstein's genius still reigns. ठीक है, उनकी मृत्यु के बाद, जो कि 1955 में हुई थी, उसके 50 साल बाद भी इनके नाम का डंका बजता है. ठीक है, अब मैं तो कहूँगी 50 साल क्या, आने वाले कई कई युगों तक यही जीनियस माने जाएंगे, क्योंकि जो इन्होंने किया है वैसा आज तक कोई नहीं कर पाया, तभी तो ये सिनोनिम है जीनियस के. एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज बोर्न ऑन 14 मार्च 1879. ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितनी यंग एज में उन्होंने दुनिया को अपना लोहा मनवा लिया था, या इतनी बड़ी डिस्कवरी कर ली थी. तो देखिए कैसे फर्स्ट पैराग्राफ में हम जानते हैं कि ही वॉज बोर्न ऑन 14 मार्च 1879 में जर्मनी के उल्म सिटी में. ऑलराइट, विदाउट एनी इंडिकेशन दैट वॉज डेस्टाइन्ड फॉर ग्रेटनेस. मतलब जब ये पैदा हुए थे तो उस टाइम इनमें कोई साइन नहीं दिखता था कि ये आगे जाके एक ग्रेटनेस को या सक्सेस को हासिल करेंगे अपनी लाइफ में. ऑन द कॉन्ट्ररी, जबकि इसके विपरीत उल्टा क्या सोचा जाता था? हिज मदर थॉट एल्बर्ट वॉज अ फ्रीक. टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज. ओके, इसके उल्टा उसकी मदर क्या सोचती थी? अरे इसका सर तो इसकी बॉडी के कंपैरिजन में कितना बड़ा है, मतलब ये बाकी बच्चों से दिखने में कितना अलग है. तो उनको वो एबनॉर्मल सा लगता था. फ्रीक मतलब फिकल माइंडेड, इन द सेंस थोड़ा बहुत सन की पागल सा लगता था. At the age of 2.5, Einstein still wasn't talking. देखिए नॉर्मली 2 साल तक तो बच्चे बोलने लगते हैं, लेकिन ये 2.5 साल के हो चुके थे तब तक इन्होंने बोलना नहीं शुरू किया था. फाइनली जब बोलना शुरू किया तो क्या, ये एक वर्ड को दो दो बार बोलते थे. आइंस्टाइन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन. और जो इनके फेलो मेंबर्स होते थे, फेलो फ्रेंड्स होते थे, ये इनको पता ही नहीं था कि उनके साथ करना क्या है, उनके साथ कैसे खेलना है, बातें करनी है, ऑल दैट. तो क्या है, इनके फ्रेंड्स इन्हें क्या कहते थे? ब्रदर बोरिंग. अब होता ही है ना, बच्चे आपस में एक दूसरे को चिढ़ाने के लिए नाम देते हैं ना, उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए. तो वो इनके फ्रेंड्स इनको क्या बुलाते थे? ब्रदर बोरिंग. वैसे तो इनका कोई फ्रेंड नहीं था, बट फिर भी जो इनके साथ के उम्र के बच्चे थे वो इसे ब्रदर बोरिंग कहते थे. सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ
मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ये क्या करते थे, इस कारण से कोई इनका दोस्त नहीं था और ये अपने आप अकेले ही खेला करते थे। ऑलराइट, इनको क्या बुलाया जाता था, ब्रदर बोरिंग। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज। तो इनको क्या पसंद है, मैकेनिकल टॉयज, मतलब ऐसे टॉयज जिनमें मशीनरी बैटरी वगैरह होती थी। ऑलराइट, लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा। इनकी क्या है, इनसे छोटी सिस्टर थी जब वो पैदा हुई थी, उसका नाम क्या है, माजा, MAJA। तो ये इन्होंने क्या कहा था कि वो सब तो ठीक है बट इसके व्हील्स कहाँ है, व्हील मतलब पहिए कहाँ है। इसका मतलब उन्होंने अपनी सिस्टर को भी एक मैकेनिकल टॉय समझा। A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession would not matter because he will never make a success at anything. ठीक है, तो उनके हेडमास्टर ने, मैंने कहा था ना कि बचपन में उनमें कोई ऐसी स्किल नहीं थी जिससे अंदाज़ा लगाया जा सके कि वो लाइफ में कुछ कर पाएंगे। तो उनके हेडमास्टर ने उनके फादर को एक बार बताया कि देखिए, आइंस्टाइन बड़े होके कोई भी प्रोफेशन चूज़ कर ले, इससे कोई फ़ायदा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो किसी भी फील्ड में जाए कहीं भी सक्सेस नहीं होने वाले हैं। आइंस्टाइन बिगैन लर्निंग टू प्ले। अच्छा, अपनी माँ के कहने पे उन्होंने क्या है, वायलिन सीखना शुरू किया। एंड बाद में क्या हुआ, वो एक गिफ्टेड एमेच्योर वायलिनिस्ट बने। इन द सेंस जैसे उनको ये गॉड गिफ्ट है वायलिन बजाना, इतना वो अच्छा बजाते थे। और अपनी बाकी की ज़िंदगी में भी उन्होंने अपने इस टैलेंट को मतलब मेंटेन करके रखा। वो अपने लाइफ में सेल्फ एंटरटेनमेंट के लिए उस वायलिन बजाते रहते थे। ऑलराइट, बट एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड प्यूपल। ठीक है, वो अच्छा स्कोर नहीं करते थे, लोगों की राय उनके बारे में जो भी थी, लेकिन वो एक बैड प्यूपल, प्यूपल का मतलब क्या होता है, स्टूडेंट, बैड स्टूडेंट नहीं थे। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक वेयर आइंस्टाइन्स फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 मंथ्स ओल्ड। अब वो म्यूनिक में हाई स्कूल में पढ़ते थे, जहाँ कि वो कब शिफ्ट हुए थे, जब वो सिर्फ 15 महीने के थे। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट। और वहाँ उनको क्या है, हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आए। आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल रेजिमेंटेशन। लेकिन उनको वो स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। एंड इस वजह से उनकी टीचरों के साथ कभी कभी बहस भी हो जाती थी। और एट द एज ऑफ 15, जब वो 15 साल के थे, आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टिफल्ड का मतलब है अनेबल टू ब्रीथ, सफोकेटेड। उनको एट द एज ऑफ 15 आइंस्टाइन को उस स्कूल में बिकॉज ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन, स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन, सफोकेटेड फील होने लग गया और उन्होंने फाइनली वो स्कूल छोड़ दिया। The previous year means last year, the past year, Albert's parents had moved to Milan and left their son with relatives. तो जब 15 साल की उम्र में आइंस्टाइन ने म्यूनिक का स्कूल छोड़ा, तो उससे पहले ही, एक साल पहले, उसके पेरेंट्स मिलान शिफ्ट हो चुके थे और उन्होंने आइंस्टाइन को अपने रिलेटिव्स के पास छोड़ा था। After prolonged discussion, Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland, in a city which was more liberal than Munich. और वो क्या है, काफ़ी डिस्कशन हुई फैमिली में और उसके बाद ये डिसाइड किया गया कि आइंस्टाइन अपनी आगे की पढ़ाई स्विट्ज़रलैंड, जो कि जर्मन स्पीकिंग पार्ट था, वहाँ कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये स्कूल म्यूनिक के स्कूल से ज़्यादा लिबरल, मतलब उदारवादी था। यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन उतने टाइट नहीं थे। ऑलराइट, आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स, मीन्स वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे मैथमेटिक्स में, एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स। देखिए, मैथ्स में वो ऑलरेडी इंटेलिजेंट थे, मतलब गॉड गिफ्ट था उनको मैथमेटिक्स में इंटेलिजेंट होना।
लेकिन उनका इंटरेस्ट फिजिक्स में भी था. एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही डिसाइडेड टू स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक. तो ज्यूरिक क्या है? एक सिटी है जर्मनी का. उन्होंने अपनी पढ़ाई फिनिश की और ज्यूरिक की यूनिवर्सिटी में पढ़ने का डिसाइड किया, मतलब हायर एजुकेशन. बट साइंस wasn't the only thing that appealed to the dashing young man with the walrus mustache. ठीक है, तो इस मूंछों वाले यंग मैन को केवल पढ़ाई लिखाई साइंस से ही प्यार नहीं था, किसी और चीज़ से भी प्यार था. अच्छा देखिए, यहाँ पे दो फोटो है. आइंस्टाइन जब वो 21 साल के थे 1900 में, और ये सेकंड वाली पिक्चर तब की है जब उनको नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका था और वो अपने लास्ट डेज में थे, मतलब मरने से पहले के. 1955 में ही उनकी डेथ हुई थी और 1955 का ही ये फ़ोटो है. और ये सेकंड फ़ोटो से ही हम जानते हैं कि वो कैसे दिखते थे. अगर कोई हमारे सामने ये आइंस्टाइन की फ़ोटो दिखाएगा, तो फर्स्ट वाली फ़ोटो दिखाएगा, तो हम इसे कभी पहचान ही नहीं पाएंगे. ठीक है, आपने देखा होगा ना, पिक्चर रिकग्निशन के लिए किसी कंपटीशन में कोई सेक्शन होता है, तो ये सेकंड वाली ही पिक्चर वहाँ दिखाई जाती है. He also felt a special interest in a fellow student, Malvia Merrick. ये थी उनकी क्लासमेट Malvia Merrick, जिसमें उनको इंटरेस्ट था, स्पेशल इंटरेस्ट, whom he found to be a clever creature. Now यहाँ पे clever का मतलब नेगेटिव नहीं है, clever का मतलब intelligent creature. This young Serb means Serbian. Melvia Merrick क्या है? एक Serbian girl थी. Had come to Switzerland because the University of Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. So in those time 1900 की बात है ये. तब क्या है, यूरोप में भी बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ होती थी जो विमेन को डिग्रीज देती थी. तो ज्यूरिक की जो यूनिवर्सिटी थी उन कुछ यूनिवर्सिटीज़ में से एक थी. आइंस्टाइन सॉ इन हर एन एले अगेंस्ट द फिलिस्टाइंस. ठीक है, तो उनमें एक उन्हें अच्छा दोस्त दिखाई देता था, क्योंकि वो बाकी लोगों के साथ जेल अप नहीं कर पाते थे. बाकी लोगों के साथ उनकी क्या है, सोच नहीं मिलती थी, तो वो उनसे दूर ही रहते थे. फिलिस्टाइंस का मतलब क्या होता है? अ वर्ड यूज डिसअप्रूविंग टू टॉक अबाउट पीपल हु डू नॉट लाइक आर्ट, लिटरेचर और म्यूजिक. टीम में ना उनको कोई फ्रेंड था, ना फैमिली से ज़्यादा वो टर्म्स में रहते थे, क्योंकि उनकी सोच इतनी डिफरेंट थी कि वो लोगों के साथ मिक्सअप नहीं हो पाते थे. द कपल फेल इन लव. कपल मीन्स Albert and Malvia, classmates, they fell in love. Letters survive in which they put their affection into words. तो उनके बीच में कम्युनिकेशन का क्या माध्यम था? लेटर्स के थ्रू वो एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स शेयर करते थे. अब देखिए, उनके लेटर लिखने का भी अंदाज बहुत ही डिफरेंट है. वो अपनी साइंटिफिक लैंग्वेज में लेटर लिखते थे. मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस, wrote Einstein, how happy and proud I shall be when we both have brought our work on relativity to a victorious conclusion. ठीक है, देखिए वो कहते हैं मुझे कितनी खुशी होगी जब हम अपनों दोनों के रिलेटिविटी के विचार एक विक्टोरियस कंक्लूजन पे लाएंगे. मतलब हम दोनों की जीत होगी अगर हम दोनों मिल के ऐसा करें तो. In 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. He worked as a teaching assistant, gave private lessons मतलब tuitions, and finally secured a job in 1902. तो 1900 में जब वो 21 साल के थे, वो ग्रेजुएशन तो उन्होंने कंप्लीट कर ली थी, लेकिन वो अभी भी अनएम्प्लॉयड थे. तो उन्होंने क्या करा? टीचिंग असिस्टेंट की जॉब की, ठीक है, प्राइवेट लेसन्स लिए, और फाइनली 1902 में उन्हें एक जॉब मिली. जॉब क्या थी उनकी? टेक्निकल एक्सपर्ट्स इन अ पेटेंट ऑफिस इन बर्न सिटी में, एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट इन द ऑफिस ऑफ पेटेंट ऑफिस. ये उनकी जॉब थी. वाइल ही वॉज सपोज्ड टू बी असेसिंग अदर पीपल्स इन्वेंशन, और जहाँ उनका काम क्या था? दूसरे लोगों की इन्वेंशन को एसेस करना था.
Einstein was actually developing his own ideas in secret. तो वहाँ उनको मौका भी मिला और टाइम भी मिला कि इन्वेंशंस को एसेस करने के साथ साथ वो अपने आइडियाज़ पे भी सीक्रेटली काम कर रहे थे. He is said to have jokingly called his desk ड्रॉर. मतलब जो इस ऑफिस में वो काम करते थे, जिस डेस्क पे वो बैठ के काम करते थे, तो बड़े मजाकिया अंदाज में उसे क्या बोलते थे, वर्ड ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स. ठीक है. वन ऑफ द फेमस पेपर इन 1905. फेमस पेपर मीन्स फेमस न्यूज़पेपर. 1905 में एक बहुत ही फेमस न्यूज़पेपर ने वॉज आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. तो उन्होंने क्या है, आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पब्लिश किया. और उस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट. ठीक है, कि टाइम और मतलब टाइम सबके लिए बराबर नहीं है. एक घंटा आइंस्टीन ने इस एग्जाम्पल से समझाया गया है जो ये ब्लू बॉक्स में दिया है. व्हेन यू सिट विद अ नाइस गर्ल फॉर 2 hours इट सीम्स लाइक 2 minutes. ठीक है, तो आपके पर्सपेक्टिव से वो 2 घंटे आपको 2 मिनट के बराबर लग रहे हैं. सिट ऑन अ हॉट स्टोव फॉर 2 minutes इट सीम्स लाइक 2 hours. दैट्स रिलेटिविटी. ठीक है, तो टाइम सबके लिए बराबर नहीं होता है. ये इस थ्योरी में उन्होंने प्रूव किया है. ठीक है. अच्छा, इसी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने हमको एक वर्ल्ड फेमस फॉर्मूला भी दिया है जिसमें क्या डिस्क्राइब किया गया है, द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी. ये आपका वर्ल्ड फेमस फॉर्मूला E=mc². ठीक है, जिसमें ये बताया गया है कि E एनर्जी है, M मास है एंड c² इज द स्पीड ऑफ लाइट. जिसके कहने का मतलब क्या है, एनर्जी और मास दोनों एक ही चीज़ है, बराबर है, अलग नहीं है. थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आप आगे जाके अभी आप ओनली 9th क्लास में हैं, आगे जाके आप इसको साइंस में और भी ज़्यादा एलेबोरेटेड फॉर्म में पढ़ेंगे, तब आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा. अभी while Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life means the personal life, the married life, was unraveling. Unraveling means starting to fall. मतलब वो उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे. Albert had wanted to marry Melvia right after finishing his studies. ये तो वो मेलविया से पढ़ाई ख़त्म होते ही करना चाहते थे, लेकिन क्योंकि वो अनएम्प्लॉयड थे और फिर वो अपनी आइडियाज़ पे काम करने लगे थे, वो बिजी हो गए थे, इसलिए वो उस टाइम शादी नहीं कर पाए. बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट. लेकिन उनकी मदर नहीं चाहती थी कि वो मेलविया से शादी करें. उसके 2 रीज़न है. फर्स्ट रीज़न तो क्या है, मेलविया उनसे उम्र में 3 साल बड़ी थी. ठीक है. दूसरी चीज़, वो भी आइंस्टाइन जितनी इंटेलिजेंट थी, तो उनकी मदर को ये चीज़ मतलब उनके रिलेशनशिप में अच्छी नहीं लग रही थी. तो उनको पता था, अपने तजुर्बे के हिसाब से तो वो जानती थी कि एक जाके इनमें क्लैशेस होंगे और फिर इनकी वेडिंग कामयाब नहीं हो पाएगी. और हुआ भी वही. आइंस्टाइन उस टाइम तो आइंस्टाइन ने वो शादी करने का आइडिया ड्रॉप कर दिया. बट द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903. तो उनकी शादी कब हुई, 1903 जनवरी में. बोथ ऑफ देम गॉट मैरिड एंड हैड 2 sons. उनके 2 बेटे भी हुए. बट अ फ्यू ईयर्स लेटर द मैरिज फैल्टर्ड मीन्स बिकेम वीक, मतलब शटर हो गई. was losing her intellectual ambition and becoming an unhappy housewife. अब क्योंकि एल्बर्ट अपने काम में इतने ज़्यादा बिजी थे कि वो उसको टाइम नहीं दे पाते थे, एंड उनको वो चीज़ अंदर ही अंदर सफोकेट कर रही थी. शी वॉज नॉट एबल टू डाइजेस्ट दैट शी हैड taken her degree just to stay back at home after years of constant fighting. और इस बात से अब कोई भी लड़की देखिए, जब इतना मतलब यूरोप में कुछ ही यूनिवर्सिटीज़ होती होंगी जो लड़कियों को डिग्री देती होंगी, ये अपना कंट्री छोड़ के वहाँ पढ़ाई करने के लिए, डिग्री लेने के लिए गई, और वो इतनी इंटेलिजेंट भी थी. तो ऑब्वियसली आप इमेजिन कर सकते हो कि वो घर बैठना उनका एम नहीं था. वो भी आइंस्टीन की तरह ऐसे ही कुछ ग्रेट वर्क करना चाहती थी, लाइफ में कुछ करना चाहती थी. तो इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा अपसेट रहने लग गई. उनको हाउसवाइफ के रूप में अपनी लाइफ मंजूर नहीं थी. तो
दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाइयाँ होने लग गई, फाइट होने लग गए। द कपल फाइनली डाइवोर्स्ड एंड 1903 में उनकी शादी हुई, 1919 में उनका डाइवोर्स हो गया, मतलब केवल 16 साल उनकी शादी चली। Einstein married his cousin Elsa the same year. Einstein's new personal chapter coincided with his rise to world fame. और देखिए ये दोनों चीज़ें साइमल्टेनियस चल रही थी। उनकी पर्सनल लाइफ, मतलब पर्सनल लाइफ में जो न्यू चैप्टर ऐड हुआ था, जो उनकी सेकेंड वाइफ का, एंड उनका राइज होना एज अ वर्ल्ड फेमस। अब वो क्या है, एक बहुत ही वर्ल्ड फेमस पर्सनालिटी बन चुके थे। In year 1915 he had published his general theory of relativity, और फाइनली 1915 में उन्होंने अपनी ये थियोरी, जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी को पब्लिश कर दिया, पब्लिक कर दिया, विच प्रोवाइडेड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, जिसने क्या है, ग्रेविटी की परिभाषा ही बदल दी। मतलब हमारा इंटरप्रिटेशन ग्रेविटी का चेंज हो गया उसके बाद से। An eclipse of the sun in 1919 brought the proof that it was accurate, और इनकी थियोरी प्रूफ भी हो गई। एक सोलर इक्लिप्स, मतलब उसी साल में जो सोलर इक्लिप्स आया उसमें उनकी थियोरी एकदम सटीक बैठ गई, मतलब उसका टेस्ट भी हो गया। Einstein received the Nobel Prize for Physics in 1921. तो this is very important. उनको नोबेल प्राइज फिजिक्स के लिए कब मिला? 1921, एंड ये इसी थियोरी के लिए मिला, जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी। He was showered with honors and invitations from all over the world and lauded by the press. ठीक है, तो इस अपने ग्रेट अचीवमेंट के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा ऑनर किया गया, एंड इन्विटेशंस फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड मीन्स ऑल द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से उन्हें आए। अब इन्विटेशन का मतलब उन्हें फेलिसिटेट करने के लिए, और प्रेस ने, मतलब न्यूज़पेपर्स ने, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो किसी भी तरह का मीडिया हो, उन्होंने उनको बहुत प्रेज किया और बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। When the Nazi, अब आपको पता है ना, जर्मनी में दो पार्टियां थी, नाजिज्म एंड फासिज्म। तो नाजी पार्टी जिसके हिटलर हेड थे, तो 1933 में नाजी पार्टी केम इन पावर। आइंस्टाइन उस टाइम उन्हें पता था कि उन्हें फ्रीडम नहीं मिलेगी काम करने की, तो वो क्या है, इमिग्रेट हो गए, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स वो चले गए, जर्मनी छोड़ दिया उन्होंने। 5 years later the discovery of nuclear fission in Berlin, बर्लिन कहाँ है, बर्लिन जर्मनी का एक कंट्री, एक सिटी है, वहाँ पे किस चीज़ का डिस्कवरी हुआ, न्यूक्लियर फिजन। अमेरिकन फिजिस्ट इज एन अप्रोर, और पार्टी के रूल में जब जर्मनी में ये न्यूक्लियर फिजन की डिस्कवरी हुई, तो इसने अमेरिका में रह रहे वो फिजिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन को बहुत ज़्यादा अपसेट किया। मेनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फासिज्म, और ये बहुत से लोग वहाँ से जर्मनी छोड़ छोड़ के दूसरे देशों में भाग गए, जैसे कि आइंस्टाइन भागे थे 5 साल पहले। एंड नाउ दे वर अफ्रेड दैट द नाजी कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बम, और ये फासिज्म नाजिज्म के एकदम अगेंस्ट था। तो ये फासिज्म वाले जो लोग थे वो दुनिया जर्मनी छोड़ के भाग गए, क्योंकि इन्हें डर था कि नाजी पार्टी के लोग जो है वो उस एटॉमिक बॉम्ब का यूज कर सकते हैं। एट द अर्जिंग ऑफ अ कुलीग आइंस्टाइन, ठीक है, तो क्या हुआ, 1939 में अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन थे, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। तो अपने किसी कोलीग के कहने पर आइंस्टाइन ने अमेरिका के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को 2 अगस्त 1939 को एक लेटर लिखा, और लेटर में उन्होंने एटॉमिक बॉम्ब के बारे में उन्हें वार्न किया कि ये एक सिंगल बॉम्ब क्या है, अगर एक पोर्ट में फेंका जाए, मतलब एक बंदरगाह में फेंका जाए, तो वो केवल उस पोर्ट को एक्सप्लोड नहीं करेगा, बल्कि उसके आसपास की टेरिटरी, जगहों को भी वो पूरा डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन उसके उस लेटर का, शब्दों का अमेरिकी राष्ट्रपति पर कोई असर नहीं पड़ा। द अमेरिकन्स डेवलप्ड द एटॉमिक बॉम्ब इन अ सीक्रेट। उल्टा इसका क्या असर हुआ कि अमेरिकन ने भी
वो एटॉमिक बॉम्ब सीक्रेटली बना लिया एंड ड्रॉप्ड इट। और बनाने के बाद क्या किया, जापान के 2 सिटीज हिरोशिमा एंड नागासाकी पे अगस्त 1945 पे गिरा दिया, अटैक कर दिया। अब मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं था कि उसका आउटकम क्या निकला और कितने डिस्ट्रक्टिव ये एटॉमिक बॉम्ब होते हैं। तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जापान के कौन से 2 सिटीज़ पे और कब अमेरिका ने एटॉमिक बॉम्ब फेंका था। Einstein was deeply shaken by the extent of the destruction। और जो इस जापान में इसका डिस्ट्रक्शन हुआ था, इसने आइंस्टीन को हिला के रख दिया था। दिस टाइम ही wrote a public missive means letter, official letter टू द यूनाइटेड नेशंस। इस बार उन्होंने किसी राष्ट्रपति को नहीं लिखा, बल्कि यूनाइटेड नेशन मतलब राष्ट्र संघ, जो मतलब सारे देशों की एक यूनियन होती है, मतलब जिसमें एक ऐसी सरकार, एक ऐसा नेशन जिसमें सारे देशों के प्रतिनिधि होते हैं, ठीक है। तो उनको लेटर लिखा। इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट। तो इसमें उन्होंने एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाने की एक मांग रखी, प्रपोज किया मतलब सुझाव दिया। अनलाइक द लेटर ऑफ रूजवेल्ट, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट। लेटर का भी कोई वो नहीं हुआ। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड्स, अगले 10 सालों में आइंस्टाइन ने खुद वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए, एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स। और उनका पॉलिटिक्स में आने का मेन मकसद क्या था कि ये जो आर्म्स की लड़ाई है, मतलब हथियारों की लड़ाई है, इसको खत्म करना, ठीक है। यूजिंग हिज, और इसको खत्म करने में उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी का यूज किया, कैंपेन्स किए पीस एंड डेमोक्रेसी के लिए। When Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius। ठीक है, तो जब वो 1955 में उनका देहांत हुआ, उनको ऑनर किया, उनको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा गया जिसकी वर्ल्ड पीस को लेके विजन थी, जो कि एक साइंटिफिक जीनियस भी थे, लेकिन एट द सेम टाइम ही वॉज द लवर ऑफ पीस एंड हार्मनी इन द वर्ल्ड। राइट, थैंक यू। विद दिस वी कम टू end of this chapter. I hope you have understood my explanation.